सभी को जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हम लोग कल के क्लास में देखे थे प्रश्न संख्या 30 तक। आज हम लोग 30 के आगे देखेंगे। मैं आप लोग को बता दूं, ये 2020 के जून के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग व्याख्या देख रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर भारत के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव सिपालगंज की कहानी वर्णित है? यह पूछा जा रहा है कि उपन्यास के किस उपन्यास में पूर्वांचल के कस्बा नुमा गांव सिपालगंज का कहानी वर्णित है। तो यह जो है राग दरबारी में है। राग दरबारी उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमा गांव सिपालगंज की कहानी वर्णित है, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया। यह जो राग दरबारी उपन्यास है वो किनके द्वारा लिखा गया? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और यह कैसा एक व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है। जबकि आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगोली गांव की कहानी है, जिसकी रचना राही मासूम रजा ने की। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आधा गांव किसकी रचना है? राही मासूम रजा की है। यह किस जिले की इसमें घटना कही है? तो गाजीपुर के किस गांव के? तो गंगोली गांव की कहानी है। गली आगे मूर्ति है। यह उपन्यासकार इसके कौन है? शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मूर्ति किसका? शिव प्रसाद सिंह की रचना है। जल टूटता हुआ यह रामदृश्य मिश्र की रचना है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 31 पे चलेंगे। 31 में है सुकून और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया? यह आपका बंटी उपन्यास है। यह एक ऐसा उपन्यास है जो इसमें यह दिखाया गया है कि तलाक के कारण जब पति और पत्नी तलाक ले लेती हैं तो उनसे जो पहले उनसे संतान उत्पन्न होते हैं, वह संतान चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री, वो बिल्कुल अनाथ हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। उसी चीज़ को इसमें आपके बंटी उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया जाए। डॉक्टर शकून जो है वो पत्नी है और डॉक्टर जोशी जो है वह पत्नी है। सुकून और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक आपका बंटी उपन्यास प्रस्तुत किया गया, जिसके लेखिका प्रसिद्ध महिलाकार मनु भंडारी हैं। मनु भंडारी जो वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक अच्छी प्रोफेसर रह चुकी हैं, और राजेंद्र यादव जिनकी यह पत्नी थी। तिरछी बौछार 1984 में लिखा गया उपन्यास मंजुल भगत का है एवं टूटा हुआ धनुष मंजुल भगत की कहानी संग्रह है। तो टूटा हुआ धनुष किसका कहानी संग्रह है? मंजुल भगत का। और तिरछी बौछार क्या है? वह मंजुल भगत का उपन्यास है। अगला है प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। तो यह जो सुबोध चंद्र और मदारी लाल जो है वो प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र सुबोध चंद्र और मदारी लाल है। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियों में नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज का खेल, अलगै ओझा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा कफन आदि वो प्रेमचंद की कहानियां हैं। क्या कहा जाए कि प्रायश्चित भी प्रेमचंद की कहानियां, और उसके दो पात्र कौन है? सुबोध चंद्र और मदारी लाल। जबकि प्रेमचंद की अन्य कहानियों में कौन कौन है? नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज का खिलाड़ी, अलगै ओझा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा कफन आदि, यह सब जो क्या हुआ? प्रेमचंद की अन्य कहानियां हैं। अब हम लोग आगे देखें। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने का निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं है? मतलब स्कंदगुप्त जो है वह उदासीन क्यों है पूरे का नाटक में? कारण क्या है और क्या नहीं है, उस पर देखेंगे। यहाँ पूछा गया कौन सा कारण सही नहीं है। तो हम लोग गुप्त काल का अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम, यह जो बिल्कुल है उदासीन होने का कारण है। भोग विलास के प्रति वितृष्णा, यह भी बिल्कुल है। विमाता का षड्यंत्र, यह भी है। छात्र धर्म का अभाव, क्षत्रिय धर्म यह होना चाहिए। क्षत्रिय धर्म का जो अभाव है इसके वजह से उसमें उदासीनता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का कहीं विशेष रूप से वर्णन नहीं किया गया है। छात्र धर्म का अभाव स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों में से नहीं है, क्योंकि उसमें जो है क्षत्रियता का भाव स्कंदगुप्त में तो पूरा भरा पड़ा था, उसमें इस चीज का अभाव नहीं था। बाकी चीज उसमें जो था जिसके कारण उसे अच्छा नहीं लगता, जैसे उनकी जो भी माता थी यानी सौतेली माँ थी, तो वो भी षड्यंत्र करती है।
और फिर भोग विलास के प्रति वितृष्णा, गुरुकुल में अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम। स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों सही नहीं थे, जबकि गुप्त काल का अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम भोग विलास के प्रति वितृष्णा, अभिमाता का षड्यंत्र उसके उदासीन होने के कारणों में से थे। क्योंकि वो, इसका कहने का तात्पर्य वो उदासीन क्यों रहता था, इसलिए रहता था क्योंकि गुप्त काल में जो अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम था वो इसे पसंद नहीं आता। भोग विलास की तृष्णा, भोग विलास के प्रति तृष्णा, ये भी उसको पसंद नहीं आता था। ये सब उदासीन होने का कारण है। विमाता का षड्यंत्र, उनकी जो सौतीन माता वो षड्यंत्र, इससे भी उनको बहुत दुख होता है, लेकिन छात्र धर्म का अभाव से उसे कहीं कोई दुख नहीं होता है। यह जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का है। होली, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ आजीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? क्या था? सिंदूर की होली जो नाटक है वह किसका है? सबसे पहले यह देखेंगे, यह जो नाटक है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। यह नाटक, और यह एक समस्या प्रधान नाटक है। इसमें क्या गया, किस पात्र ने विधवा मनोरमा, तो एक पात्र यहाँ का क्या नाम आया, विधवा मनोरमा। तो एक चीज आप लोग याद रखेंगे, इसमें कौन कौन इसमें पात्रों के, विधवा मनोरमा का हाथ आजीवन भर, हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था, न कि उससे विवाह करने के लिए, यानी उसे स्त्री बनाने के लिए। यह काम कौन किया था? तो यह काम जो है वह मनोज शंकर किया था। सिंदूर की होली नाटक के पात्र मनोज शंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि स्त्री बनाने के लिए। अन्य दिए गए पात्रों के संबंध में उपयुक्त कथन से नहीं है, अतः उचित विकल्प में लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर को होली पात्र मनोज शंकर की तर्क संगत है। यह मिश्र जी की प्रसिद्ध समस्या नाटक है। इनके प्रमुख समस्या नाटकों में राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, सन्यासी पूछा गया है कि उपन्यास किसका 1930, मुक्ति का रहस्य यह भी पूछा गया 1932, राजयोग 1933, आधी रात 1934 आदि जो है वो समस्या नाटकों में से आता है। किनका? लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या नाटकों में से। अगला है, उन्होंने पश्चात नाट्य के साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभवों और पर्यवेक्षण का खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संबंध में कहा है? यह जो बात वो कहे जगदीश चंद्र, वो उपेंद्र नाथ अस्क के विषय में वो कहते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क के विषय में कहते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने नाटककार उपेंद्र नाथ अस्क के संदर्भ में कहा है, उन्होंने पश्चात नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। राम कुमार वर्मा प्रसादोत्तर यानी प्रसाद युग के बाद प्रसादोत्तर नाटककार है। इनके प्रमुख नाटक में कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व का नाम लिया जा सकता है। एवं अन्य प्रसादोत्तर नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में अशोक, गरुड़ के ध्वज, वत्सराज, वितस्ता की लहरें बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अशोक भी कई बार, अशोक निबंध है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यहाँ अशोक नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। जबकि समकालीन नाटककारों में प्रमुख नाटककार विष्णु प्रभाकर, युगो युगे क्रांति पूछा गया है। टूटते परिवेश यह भी महत्वपूर्ण है। कुआशा और किरण, श्वेत कमल आदि प्रमुख नाटक हैं। समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। कौन सा नाटक है? तो यह नाटक है एक और द्रोणाचार्य। यह नाटक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ दो कथा को लेकर के, एक वर्तमान कथा को, एक ऐतिहासिक कथा को लेकर, यानी द्रोणाचार्य से उस वर्तमान कथा को वह तुलनात्मक करके चला, यानी दो कथा यहाँ मुख्य रूप से इस नाटक में चला है। समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक एक द्रोणाचार्य है और नाटक जयशंकर। यह जो है नाटक वो शंकर शेष का है। क्या किसका नाटक है? यह शंकर शेष का। एक और द्रोणाचार्य में एक और अरविंद, दो इसमें जो कथा चलते रहता है उसमें पहला कथा क्या है? एक और अरविंद उसके परिवार और कॉलेज का प्रसंग है। एक और क्या है? अरविंद उसके परिवार एवं कॉलेज का प्रसंग है। दूसरी ओर द्रोणाचार्य उनके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा
द्रौपदी जो नाटक है किसका, वो सुरेंद्र वर्मा का है, इंपॉर्टेंट है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का, ये भी इंपॉर्टेंट। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का, ये भी इंपॉर्टेंट नाटक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के औपनिवेशिक जीवनी है? यह किसका है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का। यह बंगाल के थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा यह लिखा गया है। आवारा मसीहा जो लेखक है वो विष्णु प्रभाकर है। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के औपनिवेशिक जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर के हैं। अन्य दिए गए रचनाकार भी बंगाल साहित्य के हैं। बंकिम चंद्र अपने उपन्यास आनंद मठ, आनंद मठ किसकी रचना है? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा धरे बायरे चोरखे बाली उपन्यास एवं अंगड़ियां बीनियम भूदेव मुखोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। भूदेव मुखोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन सा है? तो वह पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा धरे बायरे चोखेर बाली उपन्यास एवं अंगड़ियां बीनियम। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया? तो वह आखिरी कलाम में किया गया है। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जैसी की रचना आखिरी कलाम को कयामत का वर्णन से संबंधित रचना माना है, जबकि पद्मावत में प्रेम कथा का वर्णन है। पद्मावत में क्या? वो प्रेम कथा का वर्णन है। अखरावट में वर्णमाला की एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है तथा मंझन कृत मधुमालती, मधुमालती किसका? मंझन का है। मधुमालती में मधुमालती मनोहर एवं प्रेम एवं और प्रेमा ताराचंद के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रियता दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान में है। क्या कहते हैं? महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान में है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की? यह जो पंक्तियां कही गई वह किस आलोचक का है? तो यह जो पंक्तियां है वह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहा हुआ। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रसिद्ध आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया आलोच्य ग्रंथ है। यह काफी अच्छी पुस्तक है, अगर आप लोग को मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। हम इस पुस्तक को पढ़े हुए काफी अच्छा लगता है। आलोच्य ग्रंथ में महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है कहा है। नंदुलारी वाजपेयी के प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, यह प्रश्न पूछा गया हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी किसका है? तो यह नंदुलारी वाजपेयी की रचना है। आधुनिक साहित्य कवि सुमित्रा नंदन पंत, यह सब किसका? आधुनिक साहित्य भी नंदुलारी वाजपेयी का और कवि सुमित्रा नंदन पंत किसका? नंदुलारी वाजपेयी का। और नामवर सिंह की कृतियों में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान पूछा गया है। छायावाद भी पूछा गया, किसकी रचना है? इसको याद रखेंगे, नामवर सिंह का है। तथा दूधनाथ सिंह के प्रसिद्ध आलोच्य कृतियों में निराला, आत्महंता अवस्था, महादेवी आदि प्रमुख हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ते के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछा गया फोर्ट विलियम कॉलेज जिसका स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, अर्थात गलत कथन को चयन करना है। तो इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे, बिल्कुल थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेजी अफसरों को परीक्षण के लिए व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये गलत है। यहाँ जो आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी, इसकी स्थापना 800 ईस्वी में हुई, बिल्कुल हुई। तो यहाँ सी नंबर ऑप्शन गलत है। तो यही क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ते में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी और संगत है। फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी एवं शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड में नवागत अंग्रेजी अफसरों के प्रशिक्षण व्यवस्था थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। देखिए एक चीज मैं आप लोग को बता दूं इस प्रश्न के अनुसार कि अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो 1800 ईस्वी में लगभग अंग्रेज यहाँ बस गए। तो अंग्रेज जो आईएएस ऑफिसर को जो रिक्रूटमेंट कर रहे थे उसके परीक्षण के लिए
इंग्लैंड सबको भेजा जाता था, तो वो सोचे कि यहीं ऐसा कुछ किया जाए, तो यहीं से ही आईएएस को तैयार किया जाए। उसी की सोच के कारण यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज का 1800 ईस्वी में स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है, तो तालव्य कौन से? क को कंठ से बोला जाता है, चौ को जो है वो तालु से बोला जाता है यहाँ, लेकिन तालव्य कहा गया। चौ और जो तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। वही प्रश्न देखिए, चौ जितने भी चौ छ जो यह क से कंठ, तो से तालु, चौ पहला कंठ, चौ छ तालु से बोला जाता है, और तौ को दंत से बोला जाता है, और टौ को मूर्धा वर्ण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ चौ हो गया ऑप्शन नंबर 1, चौ छ जौ, यानी कि 1 और 4 जो है वह तालव्य से बोला जाता है, यानी तालव्य वर्ण है। दिए गए वर्णों में चौ और जो तालव्य वर्ण है अंतर्गत आता है, जबकि तौ दंत आता है, यानी दांत। तौ जो है दांत को दबा करके आप नहीं बोल सकेंगे तौ, अब आपका दांत खुली जगह दोनों सटा के नहीं है, तो दंत से बोला जाता है। टौ को मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा, और क को कंठ से बोला जाता है, और प को होठ से बोला जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ओष्ठ, यानी प को किसे ओष्ठ से बोला जाता है। अब अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से सुझाव दिए गए हैं? तो इनको जो सुझाव दिए गए हैं वह कौन कौन से हैं? तो 1, 2, 4 सही है, सुझाव दिए। पहला 1 में देखेंगे, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा, बिल्कुल सही। यह सारे भारत का एक माध्यम, क्योंकि जब महात्मा गांधी संपूर्ण भारत को एक किए थे अपने आंदोलनों में, तो वह हिंदी भाषा ही बोलते, तो हिंदी भाषा से ही संपूर्ण भारत एकजुट हो गया था। इससे यह पता चलता है कि पूरे भारत को हिंदी एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी भाषा का ज्ञान करा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भी आज़ादी होने के बाद कहा गया था कि सिस्टम को तुरंत नहीं बदला जाता, इसलिए 10 वर्ष के बाद यहाँ की जो सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं या भाषाएं या कोर्ट की भाषाएं सभी को हिंदी में रूपांतरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया, जो कि गलत है। इसलिए कभी भी भारत सरकार ने नहीं कहा था कि अंग्रेजी को अधिक से अधिक प्रयोग करने में किया जाए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जाते हैं, अगर अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, मेरे पे कोई केस हो गया और मुझे सजा हो गई, तो मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि वकील क्या कह रहे थे, जज क्या कह रहे थे, फैसला में क्या रिपोर्ट है, या मुझे निरस्त कर दिया गया, मुझे दोषी करार नहीं दिया गया, मुझे निर्दोष साबित कर दे, तो मुझे मेरे केस की जानकारी मुझे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं अंग्रेजी भाषा में नहीं जानता हूं। इसलिए उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में प्रयास करना चाहिए कि क्षेत्रीय भाषा का व्यवहार, ताकि सभी लोगों को अपने केस के विषय में या कोई भी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी हो पाए। राजभाषा आयोग 1955 को साथ दिए गए सुझावों में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत में प्रत्येक विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषा का व्यवहार होना चाहिए, जबकि भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाने का सुझाव असंगत है, जिसे राजभाषा आयोग 1955 में कभी नहीं सुझाया था। 1 मिनट। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या था? जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या था? प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, बिल्कुल सही है। प्रसाद की राष्ट्रीय संस्कृति चेतना का विकास, ऐसा उसके मन में कोई विचार नहीं था, यह गलत हो गया। 1 मिनट। हाँ, रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, ये भी उसका विचार था, ये विचार था। मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन, ये उसके विचार नहीं था। 1 और 3 इसका आंसर होगा, अर्थात सी। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर में प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन एवं रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना शामिल है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार, अपने समय के नामी कवि थे, बिल्कुल थे। वे बड़े ही विनोदी और मिलनसार और सहृदय थे, बिल्कुल ये भी थे। उनमें उक्ति व चित्र नितांत का अभाव था, ये गलत है। इनके पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो कौन सी बातें सही है? 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन में कहाँ है? 1 2 4 ए आंसर होना चाहिए, बिल्कुल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अमीर खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे एवं इनकी पहेलियां और मुकरियां बहुत प्रसिद्ध है, जबकि उक्त वैचित्र के नितांत अभाव की बात के संबंध में शुक्ल के कथन में नहीं है। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो जातीय संस्कृति की टकराहट थी, बिल्कुल दो जातीय संस्कृति की टकराहट थी, ये मेरे अनुसार होना चाहिए। मनुष्यों के आदिम प्रवृत्तियों का तलाश क्यों करेंगे? पुनर्जागरण में नया नया चीज का तलाश करेंगे, आदिम प्रवृत्तियों को क्यों तलाश करेंगे? ये गलत है। परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम अब पुनर्जागरण में नए चीज का तलाश करें, नया परंपरा का अनुपालन करें, पुराने चीज का हम क्यों अनुपालन करेंगे? मनुष्यों के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप से खोज, बिल्कुल खोज करेंगे। 1 और 4 इसमें उत्तर होना चाहिए, विकल्प ए। पुनर्जागरण के संबंध में दिए गए कथनों में से 2 जातीय संस्कृति के टकराहट एवं मनुष्यों का संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप से खोज कथन तर्क संगत है, जबकि अन्य दिए गए कथन असंगत हैं। फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं मुर्दों का गांव, नहीं पता, ठुमरी उसका है, और आदिम रात्रि का महक होना चाहिए। 1 मिनट, हाँ दोनों, यह जो दोनों है वो फणेश्वर नाथ रेणु का पहला क्या है? ठुमरी और आदिम रात्रि का महक। मुर्दों का गांव नहीं पता। फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठुमरी और आदिम रात्रि की महक जो है फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है, जबकि कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह का है। कर्मनाशा की हार किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती का। मुर्दों का गांव किसका है? धर्मवीर भारती का है। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। यशपाल की जो पर्दा कहानी के पात्र हैं वह कौन कौन है? तो बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श हैं। बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श किस कहानी के पात्र हैं? तो पर्दा कहानी के पात्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। यशपाल में चर्चित कहानी पर्दा के पात्र बब्बर अली खां एवं चौधरी पीर बख्श हैं, जबकि शेख जुम्मन जो है प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का पात्र है एवं हरगोविंद फणेश्वर नाथ रेणु की संवादियां का कहानी का पात्र है। निम्नलिखित में से इलियट की पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में कौन कौन सी इलियट की पुस्तकें हैं वो देखना है। तो इलियट की जो पुस्तकें द सीक्रेट वुड है और द वेस्टलैंड है। द वेस्टलैंड और सीक्रेट वुड किसकी रचना है? तो इलियट की रचना है, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। द सीक्रेट वुड एवं द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट की ही रचना है, जबकि साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड की। साइंस और पोइट्री किसका है? वह यह रचना जो है वह रिचर्ड का है। एवं द मेकिंग ऑफ लिटरेचर किसका है? स्टॉक जेम्स, स्टॉक जेम्स, इतना ही याद रखिएगा, स्टॉक जेम्स की रचना है द मेकिंग ऑफ लिटरेचर। आचार्य क्षेमेंद्र की ग्रंथों का नाम क्या है? आचार्य क्षेमेंद्र की ग्रंथों का नाम जो है वह है कवि कंठाभरण और सुब्रति तिलक। 3 और 4, ऑप्शन नंबर 1 मिनट, अब 3 और 4 नहीं, 2 और 3 होना चाहिए। 1 मिनट। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम क्या क्या? आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम कवि कंठाभरण एवं सुब्रति तिलक है, जबकि व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का आलोचनात्मक ग्रंथ है। व्यक्ति विवेक किसका? महिम भट्ट का आलोचनात्मक ग्रंथ है। और 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। 10 कुमार चरित किसका है? दंडी की रचना है। क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, दशावतार चरित आदि ग्रंथ किसका? वह क्षेमेंद्र का है। मार्क्सवादी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मार्क्सवादी के अनुसार कौन सा कथन सही है? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी, यह बिल्कुल
सही है। दूसरा, मानव समाज के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यह भी जो है दोनों सही है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद होगा। अंतिम मंजिल क्या? समाजवाद होगा, यह गलत है। अंतिम मंजिल समाजवाद नहीं होगा। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है, यह भी जो है वह गलत है। मार्क्सवादी का यह बात नहीं है। तो देखेंगे इसका मतलब एक और दो सही है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये दोनों कथन उपयुक्त सही है, जबकि अन्य कथन असंगत है जिनकी मार्क्सवादी सैद्धांतिक सहमति नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो आधुनिक काल की जो रचनाएं वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हम देखेंगे उद्धव शतक। उद्धव शतक जो है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, ब्रज भाषा में लिखित। यह जो है 1929 की रचना है। 1929 की रचना है। ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जबकि भ्रमर द्विवेदी युगीन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का काव्य है तथा सुदामाचरित नरोत्तम दास का है। तो एक चीज याद है, सुदामाचरित यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट किसका? नरोत्तम दास का है, जो भक्तिकालीन रचना है। और रास पंचाध्यायी अष्टछापी कवि नंददास की रचना। रास पंचाध्यायी किसका है? नंददास का। नंददास क्या? अष्टछापी कवि हैं। अतः सुदामाचरित एवं रास पंचाध्याय आधुनिक काल की रचनाएं नहीं है। द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषता। द्विवेदी युग की जो कविता थी वो कैसा थी? श्रृंगार प्रियता थी। तो यह श्रृंगार प्रियता नहीं थी, पहला गलत है। दूसरा, इतिवृत्तात्मक थी। द्विवेदी मतलब इतिवृत्तात्मक का क्या मतलब होता है? कि वह चीज बार बार, ये भी बिल्कुल दूसरा नंबर आंसर सही है। तीसरा, लाक्षणिकता थी। नहीं, तीसरा लाक्षणिकता नहीं थी। चौथा, प्रबंधात्मक थी, बिल्कुल थी। इतिवृत्तात्मक और प्रबंधात्मक द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, जबकि श्रृंगार परक रीतिकाल की विशेषता एवं लाक्षणिकता छायावाद की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद की नहीं है? तो छायावाद जो है मिलन होगा, पथिक होगा, रश्मि और झरना नहीं होना चाहिए। मिलन एवं पथिक, मिलन 1917 और पथिक 1920 द्विवेदी युगीन कवि रामनरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं। यह मिलन 1917 और पथिक 1920 यह दोनों किसके? रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, जबकि झरना एवं रश्मि छायावादी रचना है। झरना एवं रश्मि की छायावादी रचना, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना, रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ देखिएगा कहा जाता है कि नहीं है या नहीं है, इस चीज पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आप लोग को पता चलेगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। सांप्रदायिक द्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है, कौन कौन सा है? तो आवारा मसीहा सबसे पहले ये नहीं है, क्योंकि ये आत्मकथात्मक उपन्यास, ये आत्मकथा है, किसी का जीवनी है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का। महाभोज जो है वह नाटक है। महाभोज क्या है? या नाटक है, तो ये भी यहाँ कट गया। तमस जो है वो सांप्रदायिकता विभाजन पर लिखा गया, भारत और पाकिस्तान। झूठा सच भी भारत और पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया। 3 और 4 ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास तमस और झूठा सच है, जिसके लेखक क्रमशः भीष्म साहनी। तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। और झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। जबकि महाभोज उपन्यास में अपराध, राजनीतिक गठजोड़ की यथार्थवादी चित्रण किया, जो उपन्यास प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी का है। आवारा मसीहा प्रसिद्ध उपन्यासकार विष्णु प्रभाकर का बांग्ला उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तमस उपन्यास के पात्र हैं। तमस उपन्यास के पात्र कौन है? रिचर्ड होना चाहिए, और रिचर्ड के साथ सेल्मा मेरे अनुसार होना चाहिए। देखते हैं कौन है। रिचर्ड और लीजा तमस के उपन्यास के पात्र हैं। 2 और 3 उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी। रिचर्ड और लीजा तमस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि सेल्मा अपने अपने अजनबी 1961 में लिखी गई उपन्यास के पात्र हैं। सेल्मा किसका है? अपने अपने अजनबी उपन्यास के हैं। कनक झूठा सच का पात्र है। कनक किसका? झूठा सच उपन्यास का पात्र है। झूठा सच 2 भाग में उपन्यास है। 1958 में पहला भाग, 1960 में दूसरा भाग, इसका प्रकाशित
प्रकाशित हुआ था। अपने अपने अजनबी के लेखक कौन? अज्ञेय है इस उपन्यास का। झूठा सच यशपाल की रचना है। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। महाभोज मनु भंडारी का, आपका बंटी मनु भंडारी का है। सेलूस नहीं है। बसंती मनु भंडारी की। ये 3 और 4 ऑप्शन में है। 3 और 4 कहाँ? तीनों सी में। सेलूस और बसंती मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। सेलूस सी प्रसाद सिंह का। सेलूस किसका? सी प्रशांत सिंह का उपन्यास है। और बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है। आपका बंटी महाभोज मनु भंडारी का चर्चित उपन्यास है। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। कौन कौन सा है? तो यह है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। किसका? दूधनाथ सिंह का जो है यह कहानी संग्रह। और तीसरा लास्ट में कौन है? निष्कासन। निष्कासन भी दूधनाथ सिंह का कहानी संग्रह है। धर्म क्षेत्र एवं निष्कासन दूधनाथ सिंह के रचित कहानी संग्रह, जबकि खालीघर 1969 एवं बसंत का एक दिन 1982 रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह। खालीघर किसका है? रामदरस मिश्र का है। बसंत का एक दिन किसका? रामदरस मिश्र का है। निम्नलिखित में स्त्री नाटककार निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचना है? तो यह कौन कौन सी रचना है? बिना दीवारों के घर मनु भंडारी का नाटक है, तथा नेपथ्य राग मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक है। बिना दीवारों का घर किसका? मनु भंडारी का है। और नेपथ्य राग किसका है? मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक। ये दोनों प्रसिद्ध महिला नाटक है। जबकि उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला का, उत्तर उर्वशी किसकी रचना? हमीदुल्ला का है। प्रजा हिरण्य गिरिराज किशोर का नाटक है। अब चलेंगे हम लोग चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के संवादोक्तियां, यानी संवाद उक्तियों में से कौन सा है? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना दिव्य जीवन है। यह किसका? चंद्रगुप्त का कथन है। यह किसका? चंद्रगुप्त का है। समझदारी आने पर यौवन चलाता है। यह किसका है? चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी रहता है। यह भी किसका है? चाणक्य का है। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लोहे अंगशास्त्र अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। यह किसका? यह सिंहरण का होना चाहिए। देखते हैं। जयशंकर प्रसाद लिखित नाटक चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्र चाणक्य की संवादोक्तियों में समझदारी आने पर यौवन चला जाता है एवं महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है कथन है। जबकि अन्य विकल्प चाणक्य के कथन से संबंध नहीं है रखते, क्योंकि अन्य पात्रों के ये कथन है। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। तो विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। तो इसमें हम लोग देखना कि विद्यानिवास मिश्र द्वारा कौन कौन, ये पता चल जाएगा। तो नहीं अभी पता चल जाएगा। कुछ चंदन कुछ पानी कपूर की विष्णुकांत शास्त्री का निबंध संग्रह एवं किस किस को नमन करो शिव प्रसाद सिंह का है। जबकि अस्मिता के लिए एवं अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह। यह विकल्प जो कुट दिया गया असंगत का प्रश्न, यह जो ड्रॉप आउट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। तो दलित आत्मकथाएं कौन कौन नहीं है? सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दलित आत्मकथाएं कौन कौन सी नहीं है। आज का अतीत, आज का नतीत, पावन बीच पानी बीच मिन प्यासी दलित आत्मकथाएं नहीं है। आज का अतीत और पानी बीच मिन प्यासी दलित आत्मकथा नहीं है। आज का अतीत प्रसिद्ध नाटक कथाकार भीष्म साहनी की आत्मकथा। आज का अतीत किसका? भीष्म साहनी का आत्मकथा है। पानी बीच मिन प्यासी मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है। पानी बीच मिन प्यासी किसका है? मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है। जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। दलित लेखक चिंतक डॉक्टर धर्मवीर का आत्मकथा है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं क्या है? ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, यह है। नायक को ईश्वर का समकक्ष मानना, इसका नहीं पता। कथानक रूढ़ियों में अनिवार्यता का प्रयोग करना। सगुण ईश्वर की उपासना यह गलत है, यानी 2 या 3 में देखते हैं। हमको लग रहा है कि ये होना चाहिए। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना 1 और 2 होगा। इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए। देखते हैं कौन है। 1 और 2 नहीं है।
यानी कि प्रेम मार्गी सूफी काव्यों की विशेषताओं में ईश्वर को नायक रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना शामिल है, जबकि सगुण ईश्वर का उपासना सगुण भक्ति की शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानने की परंपरा है। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन पात्र कौन सा है? श्वेतांग, यह चित्रलेखा का उपन्यास है। पात्र है दंतुल, आषाढ़ के एक दिन में। अनुस्वार, आषाढ़ के एक दिन में। श्यामांग, नहीं पता किसका पात्र है। तो इसका दंतुल और अनुस्वार 2 और 3 होना चाहिए। 2 और 3 किसमें? बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ के एक दिन का पात्र दंतुल और अनुस्वार है। दंतुल राजपुरुष है एवं अनुस्वार नाटक के अधिकारी हैं, जबकि श्वेतांग और श्यामांग मोहन राकेश के ही लहरों का राजहंस का पात्र है। श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी तथा विश्वास पात्र है। श्यामांग भी नंद का कर्मचारी है, जो वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है। निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं वो कौन सा है? साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना 2 है, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ऑप्शन नंबर 2 और 3 अर्थात बी। साहित्य का मर्म एवं मध्यकालीन धर्म साधना प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की रचना है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंदुलारी वाजपेयी का आलोचनात्मक कृति है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा मुख्य रंग शैलियां हैं? तो इसमें जो मुख्य रंग शैलियां कौन कौन है वो 3 और 4 है। नाचा और पंडवानी कहा कि छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियां हैं। नाचा एवं पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियां हैं, जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। नाच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, माचली, मचेली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। पंडवाली शैली का गायन में तीजन बाई को अंतरराष्ट्रीय पहचान का सम्मान मिला है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से बोली वर्ग के संबंध उसको मतलब कुल मिला के मिलान करना है। तो बिहारी हिंदी कहाँ? भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी में बोला जाता है, और कन्नौजी वह पश्चिमी हिंदी में बोला जाता है। कन्नौजी कहाँ बोला जाता है? पश्चिमी हिंदी में बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी जो है क्या वो पूर्वी हिंदी में बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में बोला जाता है। और मालवी जो है वह राजस्थान में, मालवी मारवाड़ या जो राजस्थान में बोला जाता है। वही चीज हम लोग देखें, राजस्थान में मालवी हो गया, पश्चिमी हिंदी कन्नौजी हो गया, पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़, बिहारी हिंदी भोजपुरी हो गया। आप फिर यहाँ जो है मिलान करना, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। तो मिलान करेंगे। घनानंद की जो रचना वो कौन है? विरह लीला। घनानंद की रचना को वो विरह लीला है। बोधा की रचना विरह वारिस है। बोधा की रचना कौन सा है? तो बोधा की जो रचना है वह विरह वारिस है। सुदन की रचना कौन है? सुजान चरित है। सुदन की रचना क्या है? सुदन की जो रचना है वह सुदान चरित है। अब बच गया अंतिम रचना पद्माकर। पद्माकर की रचना कौन? जगत विनोद है। जगत विनोद किसके? पद्माकर की रचना है। घनानंद विरह लीला, बोधा विरह वारिस, सुदन सुजान चरित, पद्माकर जगत विनोद। अगला फिर है मिलान करना। मिलान करें। विज्ञान गीता किसका? विज्ञान गीता केशव का है। ज्योत्सना किसकी रचना? ज्योत्सना मेरे हिसाब से सेठ गोविंद दास का होना चाहिए। 1 मिनट। विज्ञान गीता किसका? केशव दास का। ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत का। ज्योत्सना किसका? सुमित्रा नंदन पंत का है। नवरस किसका? सेठ गोविंद दास का है। देव माया प्रपंच किसका? देव या देवदत्त का है। फिर अगला मिलान करने वाला है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का होना चाहिए। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का। हिंदी प्रदीप किसका? बालकृष्ण भट्ट का है। ब्राह्मण किसका है? ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का होना चाहिए। सदादर्श लाल श्रीनिवास दास का होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार।
कवि वचन सुधा भारतेंदु का, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का, ब्राह्मण किसका, प्रताप नारायण मिश्र का, प्रताप नारायण सिंह का है, और सदादर्श किसका, लाला श्रीनिवास दास का है। फिर जो है मिलान करना है, मिलान करना है कि मम्मट का उसका 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, मम्मट का भी 11वीं सदी के उत्तरार्ध में है। भामा जो है वो 6ठी सदी के मध्यकाल में, भामा कब का, 6ठी सदी के मध्यकाल में। शंकुक क्या, 9वीं सदी के आरंभ में, शंकुक कहा 9वीं सदी के आरंभ में। विश्वनाथ क्या, विश्वनाथ 14वीं सदी के, विश्वनाथ कहाँ है, 14वीं सदी के। मम्मट 11वीं सदी के, मम्मट 11वीं सदी, भामा 6ठी सदी के, शंकुक 9वीं सदी के, विश्वनाथ 14वीं सदी के हैं। अब जो है एक यहाँ मिलान करना है, इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला है उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों का जीवन स्थितियों का चित्रण। यह किसमें किया गया है, तो समय सरगम उपन्यास में किया गया है, समय सरगम उपन्यास में किया गया है। दलित जीवन का नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण, दलित जीवन के नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण किसमें किया, मैया दास की माड़ी में किया गया है। अगला है कि पंजाब पर अंग्रेजों का आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट की, एक सेकंड फिर से हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि यह गलत हो रहा है। उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण किसमें, समय सरगम में किया गया है। दलित जीवन का नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण किसमें, नाच्यो बहुत गोपाल में किया गया। पंजाब और अंग्रेजों का आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट खसोट के चित्रण मैया दास की माड़ी में किया गया है। पटना के महिला छात्रावास में पनपे एवं भ्रष्टाचार स्त्रियों का काम शोषण का चित्रण प्रति परिकथा में किया गया। प्रति परिकथा किसकी रचना है, तो यह जो रचना है वो मेला आंचल भी उसकी रचना है, किसका, फणेश्वर नाथ रेणु की रचना। समय सरगम किसकी रचना, कृष्णा सोबती की रचना। समय सरगम किसकी रचना है, कृष्णा सोबती का उपन्यास है। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी की रचना है। प्रति परिकथा फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगला है निम्नलिखित कहानियों में उसके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें जो है क्या हुआ, सुमेलित करना है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 का मिलाना है। तो वापसी क्या, पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता है। तीसरी कसम आंचलिक तत्व है। माया दर्पण किसका, नारी स्वतंत्रता का वर्णन। परमात्मा का कुत्ता में नगरीय जीवन की त्रासदी है। वापसी उषा प्रियवदा की कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम प्रसिद्ध कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु की है। माया दर्पण कहानीकार निर्मल वर्मा की कहानी है। तथा परमात्मा कुत्ता मोहन राकेश का, परमात्मा कुत्ता किसका, मोहन राकेश का है। यहाँ फिर मिलान का, अलमा कबूतरी किसका, अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा का। छिन्न मस्ता किसकी रचना है, तो प्रभा खेतान की रचना। सूखते चिनार किसकी रचना है, तो मधु कांकरिया का है। अपरिजात किसकी रचना है, तो नासिरा शर्मा की रचना है। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा, छिन्न मस्तक प्रभा खेतान का, सूखते चिनार किसके, मधु कांकरिया का, परिजात नासिरा शर्मा का है। फिर यहाँ जो है मिलान ही करने वाला है, मिलान करेंगे हम लोग, देखेंगे कौन किसका है। युयुत्सु क्या है, युयुत्सु बहुत सत्याग्रही है इसलिए वो कृष्ण का साथ देता। अश्वत्थामा क्या, वो पार्श्विक प्रतिहिंसक होता है क्योंकि उसके पिताजी को जब मार दिया जाता तो पार्श्विक प्रतिहिंसक हो जाता, बर्बर होता। संजय क्या है, संजय जो है वह संजय क्या है, कर्म लोक से बहिष्कृत तटस्थ है। संजय क्या है, कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है। विदुर क्या है, संशयग्रस्त है। विदुर क्या है, संशयग्रस्त है। युयुत्सु सत्याग्रही है। अश्वत्थामा पार्श्विक प्रतिहिंसक है। संजय कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है। विदुर क्या है, संशयग्रस्त है। विदुर क्या है, संशयग्रस्त है। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कृतियों उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। यहाँ जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उसे मिलाना है। तो पहला लोकायतन की रचना कब हुई, तो 1964 ईस्वी में हुई थी। आंसू की रचना कब, तो आंसू 1925 की रचना। भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की कविता वो कब, 1912 ईस्वी में हुआ था। और चित्ररेखा कब हुआ था,
1935 में हुआ था। अगला है लोकायतन 1964 पंत की रचना, आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद की रचना, भारत भर्ती 1912 मैथिली शरण गुप्त की रचना, चित्ररेखा 1935 राम कुमार वर्मा की रचना है। और निम्नलिखित भाषाओं का विकास क्रम उनके व्यवस्थित कीजिए, यानी निम्नलिखित भाषाओं के विकास को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले जो है प्राकृत आया था, पहली जो सबसे पहले आया था वो प्राकृत आया था। प्राकृत के बाद सौर सेनी आई थी, सौर सेनी के बाद पूर्वी हिंदी आई थी, पूर्वी हिंदी के बाद वर्तमान हिंदी। वर्तमान हिंदी सबसे नीचे जगह, यानी अब 3 लास्ट में होना चाहिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो ये कट गया। और 1 मिनट, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। तो ऑप्शन हम कौन कौन सा कट गया, तो ए नंबर जो है वो कट गया और डी नंबर भी कट गया। अब देखेंगे कि सबसे पहले क्या कहा गया, सौरसेनी, यानी बी नंबर 2 नंबर सौरसेनी, सौरसेनी का एक सबसे ऊपर में होना चाहिए, तो एक किसमें है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। भाषाओं के विकास का आधार पर उनका व्यवस्थित क्रम इस प्रकार, पहली प्रकृति, दूसरा है सौर सेनी, तीसरा पूर्व हिंदी, चौथा है वर्तमान हिंदी। पहली प्रकृति पाली को कहते हैं, पहली प्रकृति किसको कहते हैं, पाली को, और दूसरी प्रकृति को प्राकृतिक कहते हैं, और तीसरी प्रकृति को अपभ्रंश को कहते हैं। सौर सेनी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कोरबी, हरियाणवी बोली आती है, जबकि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। वर्तमान हिंदी के अंदर आजकल की बोली जाने वाली हिंदी, जिसमें विभिन्न भाषाओं अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, फ्रेंच, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, स्पेनिश के शब्दों के साथ साथ हिंदी अपनी परंपराओं से प्राप्त शब्दों के अकूत भंडार की राशि भी शामिल है। रघुवीर शाह के कविता संग्रह के प्रकाशन के अनुसार सही क्रम में लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठी, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका जो क्रम में है वो कैसे, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियां 1989। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहली कहानी जो दुलाई वाला, दूसरा है 11 वर्ष का समय, तीसरा है टोकरी भर मिट्टी, प्लेग का चुड़ैल। यह सब जो रचना है वो किसका है, वह जो रचना है सारा भागवत। पहला है एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर माधवराव संप्रे का 1901 ईस्वी में हुआ, यह हमारे पाठ्यक्रम में लगा। वो प्लेग का चुड़ैल भगवान दास का 1902 ईस्वी में लगा। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है 1903 में। दुलाई वाली बंग महिला का 1907 में। इसका जो ट्रिक था, एक चुड़ैल 11 पंडित दूं, 11 पंडित दूं, तो इसका एक से हो गया एक चुड़ैल, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग चुड़ैल, ऐसे करके हम लोग याद करते थे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम में लगाइए। परिमल, लहर, ग्राम्या, दीपशिखा। तो परिमल 1930 की रचना, निराला का लहर 1935 प्रसाद की रचना है, ग्राम्या 1940 पंत की रचना है, और दीपशिखा 1942 महादेव वर्मा की रचना है। निम्नलिखित पश्चात आचार्यों के जन्म के आधार पर सही क्रम में लगाना है। कौन कौन आचार्य हैं, रोलाबर्थ, फर्डिनांड द सस्यूर, सैमुअल टेलर कॉलरिज, आई.एस. रिचर्ड। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म कब हुआ था, 1772 में हुआ था। और फर्डिनांड द सस्यूर का जन्म कब हुआ था, 1857 में हुआ था। रिचर्ड का जन्म 1993 में, रोलाबर्थ का जन्म 1915 में हुआ था। रिचर्ड का जन्म 1993 में हुआ था, 1893 में हुआ था। अगला जो रचना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यास को सही अनुक्रम में सजाएं। वामा शिक्षक, निशाय हिंदू, भाग्यवती, देवरानी और जेठानी। देवरानी जेठानी 1870 में गौरीदत्त ओझा का लिखा हुआ है। वामा शिक्षक 1872 ईश्वर प्रसाद एवं कल्याण राय का लिखा हुआ है। भाग्यवती 1870 सरदाराम फिल्लोरी का है। निशाय हिंदू 1890 राधा कृष्ण दास का है। विकास की दृष्टि से अंधायुग अंकों का सही क्रम में
लगाएं। पहला है कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गंधारी का श्राप, विजय एक क्रमिक हत्या। विजय क्रमिक हत्या सबसे पहले सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो विजय क्रमिक हत्या वाला ये तो ऑप्शन ऐसे छट गया, ये बचा ये बचा ये बचा। दूसरा है सबसे पहले कौरव नगरी आता, कौरव नगरी एक एक जिसमें है, एक एक तीनों में कौरव नगरी। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधाई 1955 ईस्वी में गीति नाट्य है। अंकों का सही क्रम से कुल 5 अंक, पहला कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य जिसमें पंख पहिया और पट्टी है, गंधार का श्राप, विजय एक क्रमिक हत्या, प्रभु की मृत्यु है जिसमें। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम में लगाएं। राम वृक्ष बेनीपुरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसमें जो राम वृक्ष बेनीपुर का जन्म 1899 में हुआ, नंद दुलारी वाजपेयी का जन्म 1926 में हुआ, रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है, तो 1916 ईस्वी में हुआ है। नामवर सिंह के निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए परितिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। नामवर सिंह की कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, कविता के नई प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताएं। वाड़चू, राजा निर्वंशिया, एक और जिंदगी, यही सच है। राजा निर्वंशिया 1957 की रचना, कमलेश्वर की है। राजा निर्वंशिया किसकी रचना है, कमलेश्वर की 1957। एक और जिंदगी 1961 मोहन राकेश का। एक और जिंदगी कब का, 1961 मोहन राकेश का। यही सच है 1966 मनु भंडारी की रचना। और वाड़चू किसकी रचना, 1978 भीष्म, 1978 भीष्म साहनी की रचना है। अब क्या कथन दिए गए हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि अब प्रश्न जो पहले पूछे जाते तो कथात्मक कथन पूछ दिए जाते तो उसमें कथन का चयन करना, सही और गलत कथन का। तो पहला, साहित्य में लोक ही प्रमाण है, साहित्य में लोक ही प्रमाण है, यह कथन एक जो है वह सही है। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका जो है एक सही और 2 गलत। ऑप्शन नंबर सी, नीचे दिए गए कथनों में साहित्य में लोक ही प्रमाण है, कथन एक सत्य है, किंतु लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है, गलत है, क्योंकि लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे 2 कथन देगा। पहला कथन, स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, बिल्कुल नहीं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री का व्यक्तित्व और विचारों का नियामक नहीं कर सकती है। इसमें जो है बिल्कुल हमको दोनों गलत लग रहा है, लेकिन देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया। नीचे दिए गए कथनों में कथन एक, स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति, कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति नहीं है। दूसरा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती, यह भी कथन गलत है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन कर सकती है, यानी कि दोनों कथन गलत है। कृष्ण भक्ति काव्यवृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। कृष्ण भक्ति काव्यवृत्ति का उत्कर्ष का दर्शन है। दूसरा, स्थापना, इसलिए उस पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस होता। स्थापना एक और तर्क दोनों सही है। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि छायावाद लिप्सा का नहीं है। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात अवलंबन आधारित बनी है, यह हमको लगता है कि दूसरा सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। नीचे दिए गए कथनों में छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, कथन 1 गलत है, क्योंकि छायावाद मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य का आध्यात्मिक छाया का भान है। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी है, कथन 2 भी गलत है। और अभी तक इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, वो क्या है कि काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, क्योंकि काव्य को केंद्रीय विषय
क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। इसका जो है वह और आंसर जो है एक गलत और दूसरा सही है। वाक्य का आलंबन, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। कथन गलत है, क्योंकि काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति एवं सामान्य जन दोनों हो सकता है। तर्क, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य ही, तर्क सही है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मैं क्लास समाप्त होने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं 7643007052 पर आप मैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे मेरा मिशन JRF नाम से एक टेलीग्राम चैनल पे जहां समय समय पर टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज किया जाता है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।